Hello students, welcome you all in QCS. Because lockdown is on and your study is also on with QCS. Right students? लॉकडाउन होने के बावजूद भी आपकी स्टडी QCS के साथ कंटिन्यू है और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट कराने वाला हूं। ऑलमोस्ट एक पूरी यूनिट का डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं जिस यूनिट का नाम है पॉलीमर। मैं पॉलीमर्स जो यूनिट है आपकी 15th यूनिट, उस यूनिट के सभी पॉलीमर्स को उनके मोनोमर्स विद स्ट्रक्चर के साथ आज इस लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर देखने के बाद और ये लेक्चर आप कंप्लीटली अगर लर्न कर लेंगे तो इस लेक्चर को लर्न करने के बाद पॉलीमर यूनिट के अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली आपको। आप पॉलीमर यूनिट को टिप्स पर लर्न कर सकते हैं अगर इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे और देखने के साथ साथ इस लेक्चर को लर्न भी कर लेंगे ना। मैं आपको जितने भी पॉलीमर्स आज बताऊंगा उनके बाहर आपसे कोई भी पॉलीमर नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर पूरी एक यूनिट के सभी पॉलीमर्स को कवर करता है। अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को करेंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट है किसका, पॉलीमर यूनिट का, और मैंने इंडिकेट भी किया है कि हम कौन से पॉलीमर्स को करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स को करेंगे और ऑल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स विद मोनोमर्स एंड स्ट्रक्चर्स के साथ मैं आज आपको यहां पर इस लेक्चर के अंदर क्लियर करने वाला हूं। मतलब ये लेक्चर बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है आपके लिए। ये लेक्चर करने के बाद आप पॉलीमर यूनिट को टिप्स में चुटकियों में कर सकते हैं। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट यूनिट पॉलीमर, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है। मैं आपको बता देता हूं, मैं आज आपको अप्रोक्सीमेट 20 पॉलीमर्स के बारे में बताऊंगा। ये 20 के 20 पॉलीमर्स आपको हर एग्जाम के अंदर इन्हीं 20 पॉलीमर्स में से ही पूछा जाएगा। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करें, चाहे आप नीट का एग्जाम अटेम्प्ट करें, चाहे आप जेईई मेंस का या एडवांस का एग्जाम अटेम्प्ट करें, अगर वहां पर पॉलीमर कंसेप्ट है तो इन्हीं 20 पॉलीमर्स के अंदर से आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ध्यान से देखिए लेक्चर को। मैं 1 बाय 1 पॉलीमर्स को विद मोनोमर एंड स्ट्रक्चर क्लेरिफाई करता हूं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं साथ के साथ एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं हम, और उस टेबल में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहां ले रहा हूं पॉलीमर्स, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे मोनोमर्स की। जो पॉलीमर हम लेंगे उसके मोनोमर्स की हम बात करेंगे, और फिर हम उसी में ही उनके स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर्स की। तो देखिए, मोनोमर और पॉलीमर दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन है। और रिलेशन क्या है? अगर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके जब कोई बड़ा पार्टिकल बना देते हैं ना, तो उस बड़े पार्टिकल को पॉलीमर बोलते हैं, और जो वो छोटे पार्टिकल्स जिनके से मिलकर के वो बड़ा पार्टिकल बना है ना, वो छोटे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? मोनोमर्स कहलाते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर भी पॉलीमर्स और मोनोमर्स दोनों को स्टार्ट करते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले पॉलीमर की। जैसा कि नाम है, सबसे पहला पॉलीमर है पॉलीथीन। क्या है? पॉलीथीन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, क्या? इथीन। तो मोनोमर क्या हो जाएगा उसका? मोनोमर हो जाएगा इसका इथीन। और इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इथीन का स्ट्रक्चर होता है। बहुत इजी है, आप आराम से भी लर्न कर सकते हैं।
इथीन EN आ रहा है मतलब डबल बॉन्ड होंगे, और एथ आ रहा है मतलब दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इथीन बोलेंगे। इथीन क्या है? मोनोमर है किसका? पॉलीथीन का। राइट स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं दूसरे पॉलीमर की, और दूसरा पॉलीमर है हमारे पास पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप इजीली पता लगा सकते, पॉली वर्ड को हटा करके बाद में क्या बच रहा है आपके पास? विनाइल क्लोराइड। तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? इसका मोनोमर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड का जो आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे वो याद रखना, CH के ऊपर एक Cl लगाएंगे और यहां डबल बॉन्ड CH2, ये आपका विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। और इस पॉलीविनाइल क्लोराइड को इन शॉर्ट आप PVC के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? PVC के नाम से। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉलीमर की, जिसे हम बोलेंगे पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। फिर से आप पॉली वर्ड को हटा के तो क्या बचा आपके पास? एक्राइलो नाइट्राइल। तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? एक्राइलो नाइट्राइल। क्या हो जाएगा इसका मोनोमर? एक्राइलो नाइट्राइल। और एक्राइलो नाइट्राइल क्या होता है? आपको Cl की जगह बस Cn लगाना है, बाकी फॉर्मूला आपका सारा वही रहेगा। मतलब Cn सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसे आप क्या बोलेंगे? एक्राइलो नाइट्राइल बोलेंगे। राइट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉली, फोर्थ है हमारे पास पॉली स्टायरीन। कौन सा है? पॉलीस्टायरीन। पॉली हटा देंगे तो हमारे पास मोनोमर क्या बचेगा? मोनोमर बचेगा स्टायरीन। और स्टायरीन का जो आपका स्ट्रक्चर होगा पॉलीस्टायरीन का, उसमें आपने क्या करना है? जैसे यहां Cn था तो यहां आप C6H5 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका मोनोमर का स्ट्रक्चर होगा। किसका? स्टायरीन का। देखिए विनाइल क्लोराइड में Cl है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। एक्राइलोनाइट्राइल में Cn है, CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। और स्टायरीन में C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। और अगर हम बात करें नेक्स्ट फिफ्थ पॉलीमर की, जिसे हम क्या बोलेंगे? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन। क्या बोलेंगे? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन। इसको शॉर्ट में आप टेफ्लॉन के नाम से भी जानेंगे। तो यहां पर पॉली वर्ड हटाने से हमारे पास मोनोमर क्या बचता है? टेट्रा फ्लोरो इथीन। और इस टेट्रा फ्लोरो इथीन जो आपके पास मोनोमर है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूं, इथीन का मोनोमर ये है, विनाइल क्लोराइड ये है, एक्राइलोनाइट्राइल ये है, स्टायरीन ये है, और टेट्राफ्लोरोइथीन ये है हमारे पास। ये आपके 5 पॉलीमर्स हैं, जिन पांचों पॉलीमर्स के ये मोनोमर्स हैं और उन मोनोमर्स के ये स्ट्रक्चर होने वाले हैं। राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे पॉलीवर्ड से ही जुड़ा हुआ, तो 6th है हमारे पास पॉली आइसोप्रीन। कौन सा? पॉली आइसोप्रीन। तो पॉलीवर्ड हटाने से हमारे पास क्या बचेगा? आइसोप्रीन बचेगा। क्या बचेगा? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां आप लेंगे CH3 और फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? आइसोप्रीन का। बहुत ध्यान से देख लीजिए आप, बहुत इजी है। मैं आपको इस लेक्चर के अंदर पॉलीमर्स
पॉलीमर्स के मोनोमर्स और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा हूं स्टूडेंट्स। आप अगर ये मोनोमर्स और स्ट्रक्चर्स लर्न कर लेंगे ना तो पॉलीमर यूनिट में कुछ भी रेस्ट नहीं बच पाता, आपको ऑटोमेटिकली सारा चैप्टर इजीली लर्न हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पॉलीमर यूनिट के अंदर हमें कितने पॉलीमर्स को लर्न करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पॉलीमर यूनिट में सिर्फ और सिर्फ 20 पॉलीमर्स को ही लर्न करना है। 20 पॉलीमर्स को लर्न कर लो और क्या करना है, उन 20 पॉलीमर्स को लर्न करके उनके मोनोमर्स लर्न कर लो, स्ट्रक्चर लर्न कर लो, फिर देखो पॉलीमर में कुछ बचता ही नहीं है ही नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अब मतलब पूरा पॉलीमर आपकी टिप्स पे आ जाएगा। अभी देखिए बातों ही बातों में हमने क्या कर लिए, 6 पॉलीमर्स के मोनोमर्स को लर्न कर लिया हमने बहुत इजीली। स्ट्रक्चर भी हमें लर्न हो जाएंगे, मोनोमर तो हमें लर्न हो ही गए हैं, और पॉलीमर का नाम मैं अभी सारे ही आपको पॉली वर्ड से रिलेटेड पॉलीमर्स बता रहा हूं जिनमें सब में पॉली पॉली जुड़ा हुआ है। जब पॉली जुड़ा हुआ है तो पॉली को हटा के आपके पास क्या बचेगा, मोनोमर ही बचेगा। ये तो इजी है। आपको पॉलीमर दे रखा है, सपोज पॉलीआइसोप्रीन दे रखा है, तो आपको उसका मोनोमर बताना है। आप तो बहुत इजीली बता सकते हैं, बस पॉली वर्ड को हटाइए, बचा हुआ क्या है आपका, मोनोमर ही तो बचा है। आइसोप्रीन आपका मोनोमर है, राइट। देखिए 6 क्या है हमारे पास, पॉलीआइसोप्रीन। उसके बाद अगर हम बात करें पॉली वर्ड से ही, तो एक और हमारे पास मोनोमर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोपीन। अब फिर से वही ट्रिक, आपने क्या करना है, पॉली वर्ड को हटा दो तो क्या बचेगा आपका, मोनोमर बचेगा आपका प्रोपीन। और प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर होता है देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस स्ट्रक्चर को आप इनकी तरह भी बना सकते हैं। कैसे, आप यहां से क्या कीजिए, आप CH3 को ऊपर लगा दीजिए। आपने क्या करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। जब बहुत सारे प्रोपीन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। तो आपको पॉली वर्ड वाले ये 7 पॉलीमर्स हैं जो इजीली याद हो सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, आपने सिर्फ याद रखना है कि पॉली वर्ड हटाना है। आपने क्या करना है, पॉली वर्ड हटाना है। बाकी आपके पास ऑटोमेटिकली जो बचता है वो क्या बचेगा आपके पास, वो बचेगा आपके पास उसका मोनोमर, और मोनोमर का स्ट्रक्चर लर्न करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कुल 20 पॉलीमर लर्न करने, 20 में से 7 तो ऑटोमेटिकली आपके लर्न हो गए, राइट। अभी अगर मैं बात करूं आपसे कि इन 7 पॉलीमर्स के मोनोमर्स आपको बताने, और मैं आपको बोलता हूं कि इन 7 के 7 पॉलीमर्स का नाम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में कौन सा मोनोमर होगा भाई, उसके अंदर तो एक्राइलोनाइट्राइल ही होगा, क्योंकि पॉलीवर्ड हटाना है हमें बस, राइट। पॉलीवर्ड हटा दीजिए, बचा क्या आपके पास, उसी का मोनोमर। बस ध्यान किस पे देना है आपको, उसके स्ट्रक्चर पर देना है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे 7 पॉलीवर्ड से स्टार्ट होने वाले पॉलीमर्स। अब मैं आपको वो पॉलीमर्स बताने जा रहा हूं 7 से आगे जिन पे पॉलीवर्ड नहीं होगा, मतलब उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनके स्ट्रक्चर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी पॉलीमर्स मैं आज आपको बताऊंगा इन 20 के अंदर जिनमें एक से ज्यादा मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं सबसे पहला पॉलीमर की बात कर रहा हूं, नियोप्रीन। किसकी बात कर रहा हूं, नियोप्रीन। मैंने इससे पहले जो ये 8 पॉलीमर है हमारा, जो 7 पॉलीमर्स बताए, उन 7 पॉलीमर्स में मैंने आपको आइसोप्रीन एक पॉलीमर बताया। वो आइसोप्रीन जो पॉलीमर है वो नेचुरल रबर है। कौन सा रबर है, नेचुरल रबर। और ये वाला जो नियोप्रीन है वो आपका सिंथेटिक रबर है, ये ध्यान रखना आप। नियोप्रीन सिंथेटिक है और आइसोप्रीन क्या था, नेचुरल।
अब देखिए, नियोप्रीन में जो मोनोमर होगा वो होगा आपका क्लोरोप्रीन। थोड़ा सा हटके आया ना, क्योंकि वो जो 7 थे जिनमें आपने पॉली वर्ड यूज किया, वहां तो आपको ऑटोमेटिकली इंडिकेट हो जाएगा कि आपको पॉली हटाना है, बाकी बचा हुआ क्या आपके पास मोनोमर है। अब जो कुछ मैं आपको पॉलीमर्स बताऊंगा, कितने 13 पॉलीमर्स आपको मैं बताने वाला हूं। उन 13 पॉलीमर्स में किसी में 2 मोनोमर्स प्रेजेंट है, किसी में एक ही मोनोमर है, मगर उनको आप पॉलीवर्ड हटा के यूज नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट है, याद करना पड़ेगा। जैसे नियोप्रीन के लिए क्लोरोप्रीन मोनोमर है, और क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे आपने आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बनाया था ना, क्या CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर आपने वहां आइसोप्रीन में CH3 लगाया था, यहां आप क्या लेंगे, Cl लेंगे और फिर CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्लोरोप्रीन का क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 9th पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं नायलॉन 66। किसकी बात कर रहा हूं, नायलॉन 66। नायलॉन 66 में 2 मोनोमर्स है हमारे पास। एक मोनोमर है हमारे पास हेक्सा मिथाइलिन डायएमाइन, राइट, और दूसरा जो मोनोमर है वो है एडिपिक एसिड। ध्यान रखना, नायलॉन 66 2 बार 6 आ रहा है ना, 66 2 बार आ रहा है, इसलिए आप इंडिकेट कर सकते हैं कि इसमें 2 मोनोमर्स होंगे। और दोनों मोनोमर्स के स्ट्रक्चर्स आप देखिए, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर है H2N CH2 का होल 6 NH2। और एडिपिक एसिड का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रक्चर, वो देखिए क्या है, HOOC CH2 का होल 4 COOH। इन दोनों फॉर्मूलों में क्या कॉमन है वो मैं बता देता हूं, और इसका नाम नायलॉन 66 क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बता देता हूं। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का मतलब, इसमें कार्बन देखिए 6 कार्बन है, यहां NH2 यहां NH2, फर्स्ट पर और 6th पर NH2 जुड़ा हुआ है और 6 कार्बन है, इसीलिए ये 6 हो गया। दूसरा जो आपका मोनोमर है एडिपिक, उसमें भी 4 कार्बन ये रहे और एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 6 कार्बन हो गए टोटल। इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नायलॉन 66 पड़ा। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 10th की, तो 10th में एक और है हमारे पास जिसे हम नायलॉन 6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नायलॉन 6। नायलॉन 6 में एक ही मोनोमर है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम। क्या बोलेंगे, कैप्रोलैक्टम, बिल्कुल सही। और कैप्रोलैक्टम का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए मैं आपको एक पर्टिकुलर, मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है नायलॉन 6 के ऊपर, उसमें मैंने कैप्रोलैक्टम बनाने के लिए भी दिखा रखा है, और किस तरीके से आप इसी तरीके से स्ट्रक्चर को याद रखेंगे वो भी मैंने बता रखा है। देखिए दोबारा से, आपने क्या करना है कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कनेक्ट करना है, और उसी नाइट्रोजन को कार्बन डबल बॉन्ड O से कनेक्ट करना है, और फिर इस नाइट्रोजन के साथ एक CH2 कनेक्ट करना है, फिर दूसरा CH2 कनेक्ट करना है, फिर तीसरा CH2 कनेक्ट करना है, फिर चौथा CH2 कनेक्ट करना है, फिर 5th CH2 कनेक्ट करना है, और इसको यहां कनेक्ट कर देना है। मतलब ये आपका जो स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर किसका बना, आपका कैप्रोलैक्टम का बन गया। मतलब नायलॉन 6 का एक ही मोनोमर होता है जिसे आप क्या बोलेंगे, कैप्रोलैक्टम बोलेंगे, और उस कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये, जिसमें एक एमाइड ग्रुप होगा आपके पास ये वाला, और 5 मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से लीनियरली कनेक्ट होंगे, CH2 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 CH2, और ये एक रिंग बन रही होगी। ये क्या है, नायलॉन 6 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आते हैं, जिनमें से एक आपका नायलॉन की फॉर्म में ही रहता है, जिसे आप क्या बोलेंगे, नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6। जैसा कि इसका 2 बार हमने नायलॉन नायलॉन यूज किया है, तो यहां पर 2 मोनोमर्स होंगे इसके। पहला जो मोनोमर है वो आपका अमीनो एसिड है, जिसे आप क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। क्या बोलेंगे,
ग्लाइसिन, और दूसरा आपका क्या है, अमीनो कैप्रोइक एसिड। ये भी आपका अमीनो एसिड ही है, बट ये आपका अल्फा अमीनो एसिड नहीं है। ऊपर वाला जो ग्लाइसिन है वो आपका अल्फा अमीनो एसिड है। मैं आपसे अगर बात करूं ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है, मैंने जब बोल दिया कि ये अल्फा अमीनो एसिड है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, H2N CH2COOH, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और अमीनो कैप्रोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वो बनेगा H2N CH2 का होल 5 COOH। आप ये इजीली याद भी रख सकते हैं, इसकी एक ट्रिक भी है। देखिए मैंने आपको बताया नाइलॉन 2, नाइलॉन 2 का मतलब 2 कार्बन होने चाहिए, नाइलॉन 6 का मतलब दूसरे मोनोमर में 6 कार्बन होने चाहिए। अब देखिए ग्लाइसिन के अंदर 2 ही कार्बन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और एक CH2 वाला। क्या बोलेंगे हम इसे, ग्लाइसिन। अमीनो कैप्रोइक एसिड में 6 कार्बन है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 5 मिथाइल ग्रुप, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अमीनो कैप्रोइक एसिड, जो कि नाइलॉन 6 के लिए लिया गया है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। तो हमारे पास ये हमारा 11th पॉलीमर है जिसको हम नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 बोलते हैं। 12th की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके पास क्या है, नाइलॉन 610। ये आपके पास एक पॉलीमर है जो आपको बेसिकली एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर भी 2 मोनोमर्स हैं। इसका एक मोनोमर तो सेम है इसकी तरह, नाइलॉन 6 की तरह, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सा मिथाइलिन डायएमाइन बोलते हैं। और आपको पता है हेक्सा मिथाइलिन डायएमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2N CH2 का होल 6 NH2, राइट स्टूडेंट्स। दूसरा जो आप इसका मोनोमर देखेंगे उसको आपको लर्न रखना है। दूसरा मोनोमर है इसका 110 डाइक्लोरोडेकेन, 110 डाइक्लोरोडेकेन। डेकेन का मतलब यहां 10 है ना, तो आपको 10 कार्बन होने चाहिए आपके मोनोमर में। तो उस मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ClCH2 का होल 10 Cl। ये आपके 2 मोनोमर हैं किसके, नाइलॉन 6 नाइलॉन 10 के, राइट स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने आपसे बात की ऐसे पॉलीमर्स के बारे में जो किस लेटर से स्टार्ट होते हैं, मोस्टली नाइलॉन लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो नाइलॉन के ऑलमोस्ट 4 पॉलीमर्स हैं जिनके मोनोमर्स आपके याद रखने हैं। सिर्फ एक ट्रिक मैं बता देता हूं, नाइलॉन 6 ही इकलौता ऐसा पॉलीमर है जिसमें एक ही मोनोमर है और जिस मोनोमर का रिंग का स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रख लेना आप, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम इस लेक्चर के अंदर कौन से पॉलीमर्स कर चुके हैं, एक तो हमने कुछ पॉलीमर्स किए जिनमें पॉलीवर्ड यूज हो रहा था, और फिर हमने यहां पर ऐसे पॉलीमर्स किए जो ऑलमोस्ट नाइलॉन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके मोनोमर्स और मोनोमर्स के स्ट्रक्चर्स के साथ हम यहां तक अभी 12 पॉलीमर्स को कंप्लीट कर चुके हैं मोनोमर्स के साथ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉलीमर, और भी ज्यादा इंटरेस्टेड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। देखिए बहुत इजी है, अगर आप इन पॉलीमर्स के मोनोमर्स को और उनके स्ट्रक्चर्स को लर्न कर लेंगे हो जाएगा। आप मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए और उसको नोट करते रहिए साथ के साथ। जब आप उसको देख करके नोट कर लेंगे तो आपके पास एक चार्ट आएगा 20 पॉलीमर्स का। उन 20 पॉलीमर्स को आप इजीली लर्न कर सकते हैं उनके मोनोमर्स के साथ और उन मोनोमर्स के स्ट्रक्चर्स के साथ। बहुत इजी है, अगर आप ये कर लेंगे तो पॉलीमर यूनिट आपके यहां भी रहेगी और टिप्स पर भी रहेगी। तुरंत आपसे कुछ भी किसी भी पॉलीमर के बारे में पूछा जाएगा ना, तो तुरंत आपके दिमाग से क्या निकलेगा, इसका ये मोनोमर है। और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कैसा होता है। नेक्स्ट एक लेक्चर और पॉलीमर खत्म। मतलब
पॉलीमर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर आप पॉलीमर के क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं डरने वाले हैं। अभी हम 12 पॉलीमर्स कर चुके हैं, हम बात करते हैं 13th पॉलीमर की, जिसका नाम है हमारे पास, ध्यान से देखिए, ब्यूना एस। क्या है? ब्यूना एस। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसके 2 मोनोमर्स हैं और दोनों मोनोमर्स, जैसा कि इसका नाम है ना, ये नाम ही इंडिकेट कर देता है इसके पॉलीमर्स को। ब्यूना, ब्यूना का मतलब है इसका पहला पॉलीमर है 1,3-ब्यूटाडाइईन। क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये इसका पहला पॉलीमर है। और एस इसका दूसरा पॉलीमर बताता है, जो क्या होता है? जो होता है स्टाइरीन। क्या होता है? स्टाइरीन। अब आपको पता है 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3-ब्यूटाडाइईन। आपको पता है फर्स्ट पर और थर्ड पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? 1,3-ब्यूटाडाइईन बोलेंगे। और स्टाइरीन तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है? फिनाइल ग्रुप C6H5 को अगर आप जोड़ दे CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो ये आपका स्टाइरीन हो जाता है। ये स्टाइरीन है और ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है। तो आपको इसके नाम से ही पता लग जाएगा, एस अगर आता है तो आपको दूसरा पॉलीमर क्या, दूसरा मोनोमर क्या लेना है? स्टाइरीन। ऐसे ही 13th के बाद 14th हमारे पास जो पॉलीमर है वो सेम इसी की तरह है, ब्यूना एन। ब्यूना एन में भी 2 मोनोमर्स हैं, पहला और दूसरा। पहला तो सेम है, क्या? 1,3-ब्यूटाडाइईन, जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो आपका हो गया 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब ये N क्या है आपका यहां पर? तो N है यहां पर एक्राइलोनाइट्राइल के लिए, एक्राइलोनाइट्राइल। और एक्राइलोनाइट्राइल किसे कहते हैं? एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं CN अगर जुड़ा हुआ हो CH डबल बॉन्ड CH2 से। तो आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि ये जो है, ये है एक्राइलोनाइट्राइल और ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो ये आपके 2 पॉलीमर्स हैं, जिसका एक का नाम है ब्यूना एस, जिसमें एक मोनोमर 1,3-ब्यूटाडाइईन है और दूसरा स्टाइरीन, और ब्यूना एन, जिसमें एक मोनोमर 1,3-ब्यूटाडाइईन है और दूसरा एक्राइलोनाइट्राइल है। नेक्स्ट चलते हैं हम 15th पॉलीमर के पास। 15th पॉलीमर है मोस्ट इंपोर्टेंट, बेकेलाइट। कौन सा? बेकेलाइट। बेकेलाइट में हमारे पास 2 मोनोमर्स हैं, एक है हमारे पास फिनॉल और दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। बहुत इजी। फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंजीन रिंग पर अगर आप OH लगा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। ये पहले मिलकर के कुछ इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, जिनमें से पहले बेकेलाइट बनने से पहले क्या बनेगा? नोवोलैक बनेगा। और नोवोलैक फिर से किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? बेकेलाइट बना लेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो बेकेलाइट इंपोर्टेंट पॉलीमर है आपका, इसके ऊपर मैकेनिज्म भी आएगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको मैकेनिज्म क्लैरिफाई करूंगा आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग और इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग। यहां पर मैं आपको पूरे चैप्टर के पॉलीमर्स से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं विद देयर मोनोमर्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो याद रखिए, हम कौन से पॉलीमर के बारे में बात कर रहे हैं? हम 15th पॉलीमर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे बेकेलाइट बोलते हैं, जिसके 2 मोनोमर्स है, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। बेंजीन पर OH होता है तो उसे फिनॉल बोलते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? HCHO।
पहले ये दोनों मिलकर के इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसे हम नोवोलैक बोलते हैं, फिर से वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, बेकेलाइट शीट फॉर्म कर देता है। ये हमारा 15th पॉलीमर था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें 16th पॉलीमर की, ये भी बेकेलाइट की तरह ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम मेलेमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलेमाइन। अब इस मेलेमाइन के भी दो पॉलीमर्स हैं, सॉरी दो मोनोमर्स हैं, पहला और दूसरा। पहला मोनोमर्स तो आपका क्या होगा, मेलेमाइन ही होगा। क्या होगा, मेलेमाइन। और इसी के साथ दूसरा आपका क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर हम बात करें कि मेलेमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो आप देख लीजिए। आपने क्या करना है, नाइट्रोजन कनेक्ट करना है, 1 2 3 ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां और एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। और ये जो 3 कॉर्नर बचे, ये और ये, इन तीनों पर आप NH2 कनेक्ट कर दीजिए। ये भी NH2 और ये भी NH2। ये आपका जो स्ट्रक्चर बना, ये बना आपका मेलेमाइन मोनोमर का स्ट्रक्चर, राइट स्टूडेंट्स। और फॉर्मल्डिहाइड का तो आपको पता है क्या होता है, HCHO। तो अभी तक हम इस लेक्चर के अंदर कितने पॉलीमर्स कर चुके हैं, हम यहां पर पॉलीमर्स कर चुके हैं टोटल 16, और उन पॉलीमर्स के मोनोमर्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ 4 पॉलीमर्स और बचते हैं। और अगर आप ये 20 पॉलीमर्स कर लेंगे, मैं बार बार आपका ध्यान दिला रहा हूं, तो पॉलीमर यूनिट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। पॉलीमर यूनिट में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉलीमर्स विद देयर मोनोमर्स लर्न करने हैं और कुछ भी नहीं करना, राइट स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास 17th पॉलीमर बहुत जल्दी में है आने के लिए, और 17th पॉलीमर का जो नाम है वो है हमारे पास टेरिलीन। क्या, टेरिलीन। या तो आप इसे टेरिलीन के नाम से जानेंगे, या आप इसे जानेंगे डेक्रोन के नाम से। किसके नाम से, डेक्रोन के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूं आपसे, बहुत बार नीट के अंदर भी पूछा गया है, सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर तो बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है, एडवांस जेई एडवांस के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसके अंदर मोनोमर्स कितने होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 2 मोनोमर्स होंगे। 2 मोनोमर्स में से एक मोनोमर आपका क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। और इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ऑटोमेटिकली पता है, क्या होता है, CH2OH बॉन्ड CH2OH, राइट स्टूडेंट्स। इसे क्या बोलते हैं हम, इथाइलिन ग्लाइकोल। दूसरा इसका जो मोनोमर है उसे बोलते हैं टेरेफ्थैलिक एसिड। क्या बोलेंगे, टेरेफ्थैलिक एसिड। और इस टेरेफ्थैलिक एसिड का फॉर्मूला बहुत ही इजी है। टेरेफ्थैलिक एसिड को अगर आप फॉर्मूलेटिकली याद करने वाले हैं तो आप देखिए, आपने क्या करना है, एक बेंजीन रिंग बनानी है इस तरीके से। बेंजीन बनी, इस बेंजीन पे यहां पर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करना है, और 4th पोजीशन पर भी क्या करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करना है। तो ये आपके 2 मोनोमर्स हैं, किसके, टेरिलीन या डेक्रोन के, जिसमें एक मोनोमर है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्मूले के साथ, और दूसरा है टेरेफ्थैलिक एसिड जिसमें 1/4 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है किसी बेंजीन रिंग के अंदर, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो आपका पॉलीमर है वो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, शॉर्ट नेम है PHBV। मैंने आपको कुछ देर पहले एक पॉलीमर कराया नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, वो भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जिसके अंदर मैंने अमीनो एसिड्स यूज किए थे, एक अल्फा अमीनो एसिड यूज किया था और एक अमीनो कैप्रोइक एसिड यूज किया था, राइट।
ऐसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसे हम PHBV बोलते हैं। ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और इस पॉलीमर के भी 2 मोनोमर्स हैं। दोनों में एक कॉमन चीज है, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, और फिर वापस में लिख रहा हूं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। देखिए कॉमन क्या आया, कॉमन आया इसके अंदर 3rd कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप कॉमन है और चेन में एक कार्बन बढ़ गया है। यहां ब्यूटेनोइक है मतलब 4 कार्बन की चेन, और यहां पेंटेनोइक है मतलब 5 कार्बन की चेन। मतलब आप देखिए यहां पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब होता है एसिड स्टार्ट होता है HCOO इससे, मतलब फर्स्ट कार्बन ये, सेकेंड 3rd कार्बन पर क्या जोड़ना है आपने, OH जोड़ना है। क्या जोड़ना है, OH, और ब्यूटेनोइक एसिड है तो आप यहां क्या करेंगे, ये लगाएंगे। तो ये आपका हो गया 1 2 3, 3 पर हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही आपने क्या करना है, 3 पर हाइड्रोक्सी और पेंटेनोइक एसिड मतलब CH3 CH2 CH OH CH2 COOH। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का। मैं यहां इंडिकेट कर देता हूं 1 2 3, ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो ये PHBV इंपॉर्टेंट पॉलीमर है आपका, जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर आता है, जिसमें 2 मोनोमर्स है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास एक पॉलीमर है जिसे हम क्या बोलते हैं, 19th पॉलीमर है, जिसे हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसमें 2 मोनोमर्स होंगे और बहुत ही इजी है उन दोनों मोनोमर्स को याद रखना। जैसा कि यह नाम है यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, तो एक हो जाएगा आपके पास यूरिया और दूसरा हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। और आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NCONH2, और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला वो तो आपको ऑलरेडी पता है HCHO। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है एक ही पॉलीमर, कौन सा, मैं आपको बता दूं, वो भी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है 20, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्लिप्टल बोलेंगे। आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला पॉलीमर। ये चारों के चारों पॉलीमर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैकेनिज्म के साथ भी पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इस पॉलीमर का नाम है ग्लिप्टल, और ग्लिप्टल पॉलीमर में भी 2 मोनोमर्स हैं। एक मोनोमर तो वही है, सेम आप कर चुके हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का, CH2OH बॉन्ड CH2OH। राइट स्टूडेंट्स, दूसरा जो इसका पॉलीमर है, मोनोमर है, वो आपको अच्छे से पता होगा, थैलिक एसिड। क्या है, थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर याद करना बहुत इजी है स्टूडेंट्स। देखिए मैं यहां बनाता हूं, आपको क्या करना है, आपको फिर से एक बेंजीन रिंग बनानी है। जैसे आपने यहां टेरेप्थेलिक एसिड में बनाया ना, ऐसे ही यहां पर आपको बेंजीन रिंग बनानी है। बस टेरेप्थेलिक एसिड में 1st और 4th पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ा था, यहां पहले और दूसरे पर जोड़ना है। मतलब एक आप यहां जोड़ दीजिए COH और एक यहां जोड़ दीजिए COH। ये आपका क्या हो जाएगा, थैलिक एसिड हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो अगर मैं आपसे बात करूं इस लेक्चर के बारे में जो आपने आज यहां पर समझा, अगर आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, वीडियो को बहुत अच्छे ध्यान से देखेंगे, तो स्टूडेंट्स मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन 20 पॉलीमर्स को करने के बाद आपको
पॉलीमर यूनिट में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, क्योंकि आने वाले 2 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको पॉलीमर यूनिट का क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म भी समझा दूंगा। इसीलिए मैंने आपको आज पॉलीमर यूनिट का पूरा बेस दे दिया कि आपको पॉलीमर यूनिट में कौन से पॉलीमर्स को पढ़ना है। टोटल 20 पॉलीमर्स हैं जिनको आपको मोनोमर्स और उनके स्ट्रक्चर्स के साथ याद करना है। अगर आपने इनको याद कर लिया तो पॉलीमर यूनिट आप बहुत इजीली कर पाएंगे। और ये पूरे चैप्टर का जो निचोड़ आपको दिया है, ये आपको कहां मिला है? ओनली ऑन QCS के अंदर मिला है। जबकि लॉकडाउन चलते हुए QCS आपकी स्टडी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो आप ध्यान रखिए, ये वाला जो लेक्चर आप देखेंगे, इस लेक्चर के बाद आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, लाइक और चैनल को ध्यान से देखना ना भूलें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाली जो यूनिट है आपकी पॉलीमर यूनिट्स ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर जिनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। और कितने पॉलीमर्स याद करने हैं आपने? सिर्फ और सिर्फ 20 पॉलीमर्स याद करने हैं। इन 20 पॉलीमर्स के अलावा आपको पॉलीमर यूनिट में कुछ भी याद नहीं करना। इसका मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद आपके माइंड में या आपके पास पूरी पॉलीमर यूनिट आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। गुड लक।